गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में जो हमारा फिलहाल टॉपिक रनिंग में है वो है रेस्पिरेशन। तो आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले होते हैं नोस्ट्रिल्स। ये रहे बच्चों नोस्ट्रिल्स। इनके अंदर होते हैं नेजल चैम्बर्स। ये जो नेजल चैम्बर्स होते हैं ये दो होते हैं, जो कि नेजल सेप्टम, इनके बीच में एक पार्टीशन होता है। यानी कि ये एक नोस्टिल, ये दूसरा नोस्टिल। ये नोस्टिल किस में ओपन होते हैं? नेजल चैम्बर्स में। तो नेजल चैम्बर्स कितने हैं? 2। दोनों किससे अलग होते हैं? एक पार्टीशन से अलग अलग रहते हैं, जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्लियर बात है बच्चों? ये जो नेजल चैम्बर है इसके अंदर बच्चों हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो नेजल सेप्टम है बच्चों उस पर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो इन हेयर का जो नेजल चैम्बर्स के अंदर हेयर्स है और जो म्यूकस है जो कि नेजल सेप्टम पर ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। उनके फंक्शंस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों कि जो नेजल चैम्बर के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर जिसे आप इनहेलेशन के समय लेते हो, ठीक, इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह भी होते हैं। तो जो नेजल चैम्बर के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है ये उस एयर को फिल्टर करते हैं। उस एयर को जो कि आप इनहेलेशन में लेते हो उसको फिल्टर करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उनको वे वहीं पर रोक देते हैं, अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते। क्लियर बात है? जो म्यूकस है किससे सीक्रेट होता है? नेजल सेप्टम पर प्रेजेंट ग्लैंड्स होती है, जिससे म्यूकस सीक्रेट होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह या माइक्रोब्स है उस पर जाकर चिपक जाएंगे, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे की तरफ केवल आपकी फिल्टर एयर ही जा पाएगी। क्लियर है? इसलिए बच्चों कभी भी माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, माउथ से इनहेलेशन नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए इनहेलेशन? नोज से। क्यों? क्योंकि नोज से जब इनहेलेशन करते हो तो जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर जिसमें कि ऑक्सीजन होती है वो फिल्टर हो जाती है। क्लियर बात है? उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जब आप अपने यहाँ पर हाथ लगाओगे और ऐसे करोगे ओ या कुछ भी बोलोगे तो आपको यहाँ पर एक पोर्शन में वाइब्रेशन होता हुआ नजर आएगा। और आपको पता कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन होता है, यानी कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो हम लोग बोलते हैं या अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सुन रहा है, तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर एक स्पेशल एपेटस होता है थ्रोट के अंदर, जिसके अंदर वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो साउंड को प्रोड्यूस करने वाला है वो है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। क्लियर बात है? अब देखिए बच्चों, ये है आपका लैरिंग्स जो कि थ्रोट के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके नीचे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्लियर बात है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके विंड पाइप को या ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर बात है? जिसकी वजह से प्रॉपर वे में गैसियस एक्सचेंज होता रहे। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। क्लियर है? जिससे कि प्रॉपर वे में गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रैकिया है। क्या है बच्चों? ट्रैकिया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है फूड पाइप या इसोफेगस, यानी कि लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया और फूड पाइप दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं वहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्लियर बात है? तो इधर ट्रैकिया और इधर फूड पाइप। जब फूड
फूड पाइप या इसोफेगस में जाएगा। तो जो एपिग्लोटिस है वो ट्रैकिया को कवर कर देगा। और जब आप एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हो या गैस को लेते हो या ऑक्सीजन को लेते हो, तब ये जो एपिग्लोटिस है ये फूड पाइप को कवर कर लेगा और आपकी एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आएगी। क्लियर बात है। तो जब आप खाना फूड पाइप में जाएगा तो एपिग्लोटिस किसको कवर करता है? ट्रैकिया को। और जब आप ब्रीथिंग करते हो, इनहेलेशन करते हो, तो ये एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है ये आपके लंग्स में जाएगी, किससे होते हुए? ट्रैकिया से। उस कंडीशन में एपिग्लोटिस किसको कवर करेगा बच्चों? एपिग्लोटिस फूड पाइप को कवर करेगा। ठीक है। अब इधर की बात, ये जो ट्रैकिया होती है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, आगे चलकर दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक ये रही, एक ये रही। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक, मैंने केवल एक ही लंग दिखाया है, दूसरा बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। क्लियर बात है। तो अब ब्रोंकाई किस में एंटर कर जाएगी? लंग में। लंग्स में जाकर ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। यानी कि ब्रोंकाई जब डिवाइड हो जाती है तो क्या बनती है? ब्रोंक्यूल्स। तो लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। जो ये ब्रोंक्यूल्स है बच्चों, इनके टर्मिनल पर, इनके एंड पर, ठीक, एयर सैक्स जैसी स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। तो अभी तक हमने क्या बताया? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर नोस्टिल में जाती है, नोस्टिल के अंदर, नोस्टिल से फिर नेजल चैम्बर में जाती है, नेजल चैम्बर के अंदर जो हेयर्स और म्यूकस होता है बच्चों, वो एयर, जो आपकी एयर है उसको फिल्टर करती है, उससे डस्ट पार्टिकल वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह नेजल चैम्बर के अंदर ही रह जाएंगे और केवल प्योर एयर ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगी। क्लियर है बात। अब आगे की तरफ फिर फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स में, लैरिंग्स से नीचे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर वे में एयर या गैसियस एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर बात है। फिर ये ट्रैकिया दो डक्ट्स या ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पर ये डिवाइड्स हो जाते हैं और डिवाइड्स होने से क्या बनते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, उनके टर्मिनल एंड पर, उनके टर्मिनल पर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहा गया? एल्वियोलाई। क्लियर बात है। अब इधर देखिए, ये आपकी एल्वियोलाई दिखाई गई, ठीक, ये है उनके अंदर ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है। क्लियर है। ये है आपकी ब्लड वेसल्स। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए जो एल्वियोलाई है उनके नीचे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो जब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और लंग्स के पास, यानी कि एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आएगा बच्चों, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्लियर बात है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो लंग्स के पास ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो कहाँ से आती है? बच्चों हमें पता है कि हम लोगों में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर सेल के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन साथ में बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलीज हुई थी। सेल से ये किस में आ जाती है बच्चों? ब्लड में।
सेल से डिफ्यूज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनी इसमें आ जाएगी बच्चों ब्लड के अंदर। तो समझ गए कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है? ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनी थी और उसके बाद सेल से डिफ्यूज होकर ब्लड में मिल चुकी थी। अब ये किसके पास आई? लंग्स में जो एल्वियोलाई है उनके पास। तो लंग्स के पास जो ब्लड आता है बच्चों, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर बात है? जो एल्वियोलाई है उसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा थिन होती है, वेरी वेरी थिन होती है। क्यों? जिसकी वजह से डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर वे में हो सके। कल भी मैं आप लोगों को बताई थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा वहाँ पर उन ऑर्गन्स में ठीक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो ये जो एल्वियोलाई है इसकी मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है। तो इधर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन से CO2 एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। क्लियर बात है? अब ये CO2 जो कि ब्लड से लंग्स में गई, इसको एल्वियोलाई का मतलब क्या है? लंग ही तो है, क्योंकि एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में गई, एक्चुअल में वो रहेगी तो लंग्स के अंदर ही, फिर लंग्स से उन्हें हम एक्सहेलेशन से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या हुआ बच्चों? अब जो एल्वियोलाई की ऑक्सीजन थी वो किस में आई बच्चों? ब्लड के अंदर। क्लियर बात है? अब यहाँ पर आपको समझना होगा, एक होता है हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? ये ब्लड के अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाएगा बच्चों? ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है बच्चों, जिसको कहा गया है हीमोग्लोबिन। क्या कहा गया है उसको? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनके एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बात है? कैसे? जब हीमोग्लोबिन, अब ये ऑक्सीजन किस में आ गई थी बच्चों? ब्लड में। ब्लड में क्या था आपका? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कंबाइन होने की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है, तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और एक केमिकल बनाता, कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जिस सेल के अंदर, क्योंकि आपको पता ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है। जिस सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर बात है? यानी कि सबसे पहले एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आई और ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हुई और आपका बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स में फ्लो करना शुरू कर देता है और ये जिन सेल के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, जिन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो देखिएगा बच्चों, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर है। क्लियर है?
अब ये सेल है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर आने पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी। आई बात समझ में? अब सेल के अंदर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड के उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और ये जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यही किसके पास आता है बच्चों? एल्वियोलाई के पास। तो जैसे ही जिस सेल के पास ऑक्सीजन की कमी होती है बच्चों, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से सेल के अंदर चली जाएगी और उस सेल से जो CO2 होगी वो वापस उस हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगी और क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो ये CO2 बताई थी कि ब्लड वेसल से किसके पास आती है? लंग्स के पास, यानी कि एल्वियोलाई के पास। तो एक्चुअल में लंग्स या एल्वियोलाई के पास आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है, ऐसा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ क्या कंबाइन है? CO2 कंबाइन है। और यहाँ पर आने पर CO2 अलग हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और वो वापस किस में चली जाएगी? एल्वियोलाई में चली जाएगी। और वो हीमोग्लोबिन जो कि अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लाया था, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर बात है? तो एक बार और समझिएगा बच्चों इसको, जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आती है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, फिर ये ब्लड वेसल्स में रन करती है और जिस सेल के पास ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर जाकर ये वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लियर बात है? ऑक्सीजन सेल के अंदर जाकर रेस्पिरेशन करेगी और वो जो हीमोग्लोबिन बच गया, अब उस सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाया था, अब वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड उस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी, उसके साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ लंग्स के पास आएगा और लंग्स के पास आकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों, और ब्रेक डाउन होकर CO2 लंग्स में चली जाएगी और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन वापस उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बात है? अब आता है बच्चों ब्लड। हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीनेटेड और एक डीऑक्सीनेटेड। तो सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड वो होता है बच्चों, ऑक्सीनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और यह हमेशा आर्टरीज में फ्लो करता है। ठीक, क्लियर बात है? यानी कि सेल के पास कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन दे देता है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन, और वहां से उस सेल से CO2 को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा वो कहलाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, या जिस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि आर्टरीज में फ्लो करता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, उसे बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये किस में फ्लो करता है? वेन्स में फ्लो करता है। क्लियर बात है? और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही लंग्स के पास आता है और लंग्स के पास आकर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर फिर बॉडी के अंदर हार्ट द्वारा पंप कर दिया जाता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्लियर बात है बच्चों? आज के लिए इतना।